हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद 19 और केवल अनुच्छेद 19 पे ही बात चलेगी, ऐसी बात नहीं है। अनुच्छेद 19 से शुरुआत हो रही है और ये अनुच्छेद 20, 21 और 22 ये भी स्वतंत्रता के अधिकार इसी में शामिल रहेंगे। खाली अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है ऐसी स्थिति नहीं है। स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा शब्द है और स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सारी स्वतंत्रताएं शामिल हो सकती हैं और स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता इसलिए दी गई क्योंकि इसे प्राकृतिक अधिकार माना गया है। और इसे प्राकृतिक अधिकार क्यों माना गया है? इसलिए नहीं कि तुम्हारी मान्यता है कि प्राकृतिक अधिकार मान लिया जाना चाहिए इसलिए माना गया है। तुम्हारी मान्यता पर डिपेंड नहीं है कि साहब स्वतंत्रता का अधिकार मान लिया जाना चाहिए था प्राकृतिक अधिकार के तौर पर इसलिए मान लिया गया। आपकी मान्यता का कोई अर्थ नहीं, बल्कि आपकी मान्यता जिन लोगों के कारण विकसित हुई उन्होंने ये जाना है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है और इसके जो रूट्स हैं वो कानून से नहीं निकलते हैं, इसके रूट्स धर्म से निकलते हैं। और ये अलग बात है कि आपको कानून की दुनिया में आते ही सबसे पहले ये बताया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म का विरोध करना, क्योंकि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में जो धर्मनिरपेक्षता ली है वो क्या लिए कि सर्वधर्म संभाव, इरेशनल, ठीक है, ये बात ही नहीं है। यहां इररिलीजन, इसे सेकुलरिज्म नहीं कहा है, बल्कि सर्वधर्म संभाव इसे सेकुलरिज्म कहा है। लेकिन किया क्या जाए, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से लेकर आज तक यही आपको बताया जाता है कि धर्म का विरोध करना यही धर्मनिरपेक्षता है। और हमें तो वो दिन याद है कि जब हम 6-7 में पढ़ते थे और उस समय वो आदमी बहुत बैकवर्ड माना जाता था जिसे हिंदी महीनों के नाम याद होते थे। आप सोचिए क्या दशा थी देश की कि अगर आपको जानकारी है कि हिंदी महीनों के नाम क्या हैं तो आप बैकवर्ड। साथी बच्चे हंसी बनाते थे कि इन्हें हिंदी महीनों के नाम याद है। अगर आपको महीने में जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उनकी तिथियां ये याद हैं तो आपका मजाक बनता था। ये इस देश में रहा है, ठीक है, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी जीवन शैली, उसके प्रति एक घृणा का भाव ये देश में निर्मित किया गया। जबकि दूसरों की जीवन शैली, दूसरों की भाषा और दूसरों की जो परंपराएं, उनके प्रति भी हमें घृणा नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी संस्कृति के प्रति घृणा और उनकी संस्कृति के प्रति घृणा, ये दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई बात है तो बात गलती है। लेकिन आप इस ढंग से जीने को विवश किए गए, या तो इस साइड रहिए या इस साइड रहिए। हम देखते हैं अक्सर बड़ी पाश्चात्य सभ्यता के विरोध में पोस्टें पड़ती। आप हमें बताओ कि अगर आपकी सभ्यता अच्छी है तो तुम सभ्य क्यों नहीं हो? अगर पाश्चात्य सभ्यता इतनी ही खराब है तो वे सभ्य क्यों दिखाई देते हैं? आप इंग्लैंड अमेरिका में इंक्रोचमेंट होता नहीं पाओगे। आप वहां की मार्केट्स में जिस ढंग से तुम टेढ़ी टेढ़ी मोटरसाइकिलें खड़ी करके आग्नेय नेत्रों से उन लोगों को घूरते हो जो तुमसे मोटरसाइकिल सीधी कर लेने की अपेक्षा करते हैं, ये स्थिति आप इंग्लैंड अमेरिका में नहीं पाएंगे। तो कहां है पाश्चात्य सभ्यता बुरी? हर जगह कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। हमारे एक मित्र थे, वो अमेरिका गए, वो ये बता रहे थे कि अमेरिका में ट्रैफिक सिपाही देखने को नहीं मिला। बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई, सारा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली रुक गया क्योंकि बच्चों की छुट्टी हुई है।
वो तो जाएंगे ही। और बच्चे ना समझ है, कोई अपने आप आगे नहीं बढ़ रहा था। जब तक बच्चे निकल नहीं गए तब तक ट्रैफिक रुका ही रहा। और कोई ट्रैफिक सिपाही नहीं, हमारे यहां ट्रैफिक सिपाही नहीं, तुम एसपी साहब खड़ा कर दो, जब तक वो डंडा ही ना चलाने लगे, ठीक है, तब तक आप 1 मिनट रुकने को तैयार नहीं, जबकि कुछ नहीं करना है आपको। चलो कोई नियर एंड डियर इमरजेंसी में भर्ती हो, कोई आग लग गई हो, तो आप ये देरी जल्दबाजी कर भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पड़ोस के पार्क में खड़े होकर बीड़ी पीनी है, इसलिए आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो आप सोचो, आप सभ्यता के दृष्टिकोण से कहां पर खड़े हो, और आप पाश्चात्य सभ्यता को गालियां देते हो। सभ्यता कोई खराब नहीं, धर्म कोई खराब नहीं। आपने हर धर्म की, हर सभ्यता की बुरी चीजें ये अडॉप्ट की हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि आप बुरी चीजें अडॉप्ट करना चाहते थे, बेसिकली आप बुरे हैं और अपने को जस्टिफाई आप करना चाहते हैं, इसलिए आपको बड़ा सुकून मिलता है जब आपको पता लगता है कि हम ही नहीं, ये भी बुरे हैं, तो आपको अंदर बड़ा एश्योरेंस मिलता है, इसलिए आप ये सब करते हैं। एक व्यक्ति है, वो कहता हम ईश्वर को जानते हैं, नहीं जानता, तो इससे आपका क्या बिगड़ रहा है? आपका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। वो जानता है तो उसकी उन्नति हो रही, वो नहीं जानता है और झूठा दावा कर रहा है तो उसकी अवनति हो रही, ठीक है ना। इससे आपकी स्थिति पर क्या असर है, हमें ये बताइए। आपकी अपनी स्थिति पर तो कोई असर नहीं है, ठीक है। चलो, अगर वो समाज में अपने अनुयायी खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और आपको वाकई लगता है कि समाज में इससे बुरी स्थिति पैदा होगी और आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो बात समझ में भी आ सकती है। हालांकि तब भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने संबंध में निर्णय लेने का हक है, और तुम मुझसे कम बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। सब आपके स्तर के ही समझदार हैं। तो अगर आप उसे पाखंडी समझ सकते हैं तो वो भी समझ सकते हैं जो उसके अनुयायी होना चाहते हैं। आप कौन होते हैं? लेकिन चलिए, आप समाज सुधारक की ड्यूटी में आ गए और आपने ये करना शुरू कर दिया, चलो तब भी ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, बल्कि 99% मामलों में ऐसा नहीं होता। आप उन लोगों का जो ईश्वर को जानने का दावा करते हैं इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आपको भीतर खूब पता होता है कि मेरा ईश्वर से कोई ताल्लुक कहीं भी है ही नहीं, और आपके अंदर एक बेचैनी है कि ये ईश्वर को जानता है, कहीं ऐसा वाकई तो नहीं कि ये ईश्वर को जानता है या ईश्वर से इसकी कोई पहचान है और मेरी तो है ही नहीं। तो आपके अंदर का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये आपसे उस व्यक्ति का विरोध कराता है और आप उसे दे पोस्ट यानी अभिव्यक्ति के जितने माध्यम हो सकते हैं उसे गाली देने के, वो सारे इस्तेमाल करें। जरा अपने अपने दिलों पर हाथ रख लीजिए, इससे डिफर कोई बात होती हो ऐसे लोगों को गाली देने के लिए आपके मन में, तो मेरी बात को जरूर गलत कहिएगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक, ऐसा ही है। तो आपने गलत बातें सीख रखी। स्वतंत्रता ये प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए नहीं कि आपकी स्वतंत्रता के बारे में मान्यता यह है कि यह प्राकृतिक अधिकार है। आप कुछ भी मानो, आपकी मान्यताओं से कोई असर नहीं पड़ता। आप मानते हो भगवान नहीं है तो क्या भगवान समाप्त हो जाता है? आप मानते हो कि भगवान इसका आदर सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं, तो आपकी मान्यता का गुलाम है, मत करिए, ठीक है। उसकी महत्ता और उसकी जो महिमा है उस पर कोई असर नहीं आता, ठीक है। आपको बहुत छोटी चीज है, ठीक है। लोग वे जो आपसे 10 गुना और 100 गुना और 1000 गुना
सामर्थ्यशाली थे, उन्होंने भी संकल्प लिया कि हम ईश्वर की महिमा को समाप्त कर देंगे, तो वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, और जिन्होंने सामर्थ्य के उपयोग के बिना जानकारी के आधार पर यह सिद्ध करना चाहा कि ईश्वर नहीं है, वे भी नहीं सिद्ध कर पाए। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक जो मरे, तो वो यही कहते मरे कि दुनिया में जो कुछ जानने योग्य है उसका इतना कम भाग हमने जाना है कि यही कहना ठीक होगा कि हमने कुछ भी नहीं जाना है। अगर एक मकान में 10,000 कमरे हैं और तुम सिर्फ एक कमरे तक पहुंच पाए, तो यही कहना ठीक होगा कि तुम उस मकान के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो ह्यूमन स्पीसीज है उसमें सबसे टॉप पर खड़ा हुआ आदमी है, वो उसका ये मरते समय स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ईश्वर की महिमा ये आपकी मान्यताओं पर निर्भर नहीं करती है। हम तो मूर्खों की पोस्टें पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो आपकी मान्यता, इसका कोई अर्थ नहीं, मानते रहिए, जो इच्छा है सो मानिए। स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए नहीं कि आप ऐसा मानते हैं, इसलिए कि वो है। और आप तो कुछ मानते ही नहीं। ठीक है, आपके पास तो इंफॉर्मेशन है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, ये तो आपने जाना भी नहीं। जरा इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी जानकारी और जानने का भेद समझिए। जानना और जानकारी होना एक बात नहीं है। प्रत्येक चीज जिसकी आपको जानकारी है उसके आप जानकार हैं, ये नहीं होता। जानकार होने के लिए जानना पड़ता है, और जानना अनुभव से निकलता है। जब जानकारी को आप उपयोग करते हैं और फिर जो निकल कर आता है, यदि वो जानकारी की सत्यता को सिद्ध कर देता है, तब आपकी वो जानकारी आपको जानकार बना देती है, और तब आप बुद्धिमान नहीं प्रज्ञावान हो जाते हैं। ये शब्द अलग अलग है। बुद्धि इसी का उच्चतम विकास प्रज्ञा है। ठीक है, लेकिन प्रज्ञा पैदा तब होती है जब बुद्धि जो सूचनाएं ग्रहण कर रही है, वे सूचनाएं आपका अपना अनुभव ये बन जाती है। जिन्होंने अनुभव किया मीनिंग देयर बाय जिन्होंने जाना, उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में अपने द्वारा जाने गए को संग्रहित कर दिया। और संग्रहण का जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि आप उसे पढ़ो और वहीं तक रुक जाओ। उसका उद्देश्य यह था कि आप भी उन्हीं के रास्ते पर चलो, जानो, और जब जानने के रास्ते पर आप चलो तो आपको डर ना लगे, क्योंकि उसमें स्टेजेस आएंगी। ठीक है, आपको लगेगा कि ये हो गया वो हो गया, तो आप पाठ्य पुस्तक पढ़ लो कि ये होता ही है, ये मेरे साथ नया नहीं हो रहा, ये तो होता ही है। जो इस रास्ते पर जाता है उसके साथ ये होता है, इसलिए पाठ्य पुस्तक बनती है। और आप सिर्फ उसे पढ़ लेते हैं और आप मान लेते हैं कि आप जानकार हो गए, जबकि आप जानकार नहीं हुए, आप वेल इन्फॉर्म्ड हो गए। ठीक है ना, आप वेल इन्फॉर्म्ड हो गए, और अब आपको पंडित या विद्वान ये कहा जा सकता है, ज्ञानी नहीं। ठीक है ना, विद्वान के पास जानकारी है और ज्ञानी उससे आगे की बात है। तो जिन्होंने जाना कि स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, और आपने सिर्फ जान लिया
अगर ऐसा न होता तो स्वतंत्रता के संग्राम में देश का बच्चा बच्चा उठ खड़ा होता, क्योंकि आपने मेरे प्राकृतिक अधिकार को ही छीन लिया। ठीक है ना, जब मेरा प्राकृतिक अधिकार ही छिन गया, मीनिंग देयर बाय आपने तो मेरे अस्तित्व को ही चुनौती दे दी है। मीनिंग देयर बाय आप ये मानने को तैयार है, या आपकी मान्यता मेरे संबंध में ये है, हम हैं ही नहीं, ये मान्यता है आपकी। तो हम आपको एहसास करा देंगे कि हम हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एहसास कराने वाले, ठीक है, गुलामी के काल में बहुत थोड़े थे, ठीक है ना, बहुत थोड़े थे, क्योंकि बाकी समाज ने सिर्फ किताब पढ़कर जान लिया था कि स्वतंत्रता एक प्राकृतिक अधिकार है। और ऐसा स्वतंत्रता के संघर्ष के दिनों में ही नहीं था, स्वतंत्रता के संघर्ष के दिनों के बाद भी ऐसा ही था। यदि ऐसा न होता तो स्वतंत्रता के संघर्ष के दिनों के बाद जब आपातकाल इंपोज हुआ तो देश का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाता, ठीक है, कि आप ऐसा कर कैसे सकते कि कोई देश में स्थिति नहीं वैसी जिनमें संविधान आपात के माध्यम से हमारी स्वतंत्रताओं को सीमित करने का, ठीक है, हक सत्ता को देता है। आप उन दशाओं में हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हो। कुछ बेवकूफों की हम पोस्टर पढ़ रहे थे, आपातकाल 26 जून को लगा था, 25 जून, ठीक है, 1975 की रात 12 बजे। तो कुछ बेवकूफों की हम पढ़ रहे थे, वो लिख रहे थे कि संविधान में तो आज भी आपात के प्रोविजन मौजूद है, तो उन्होंने गलत क्या किया। अरे प्रोविजन मौजूद है तो तुम्हारे दुरुपयोग के लिए मौजूद है, जिन स्थितियों के लिए वो स्थितियां नहीं थी। लेकिन पूरा देश नहीं खड़ा हुआ, क्यों? उन्होंने किताब से पढ़कर ये जानकारी हासिल की थी कि स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है। अगर उन्होंने जाना होता तो स्वतंत्रता पर हमला मेरे व्यक्तित्व पर हमला है, मेरे अस्तित्व पर हमला है, ठीक है। जानवर भी बंधना पसंद नहीं करता, प्रकृति का जो क्रिएशन है, नदी भी बंधना पसंद नहीं करती, पहाड़ भी बंधना पसंद नहीं करता। प्रकृति में जो क्रिएशन है, हमने आपसे बार बार कहा कि स्वतंत्रता कानूनी हक नहीं है। कानूनी हक नहीं है कहने का अर्थ यह है कि इसके सीड्स, इसके बीज कानून में नहीं पाए जाते। कानून स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु उपाय करता है, क्योंकि कानून समाज को चलाने का माध्यम है, नैतिकता भी समाज को चलाने का माध्यम है। इसीलिए जो सामाजिक व्यक्ति नहीं है वो पागल है, अपराधी है या संत है। तीनों सामाजिक व्यक्ति नहीं होते और तीनों कानून को नहीं मानते। लेकिन संत, क्योंकि वो आत्मा को मानता है, वो आत्मानुशासन में है, इसलिए उसे कानून की कोई जरूरत नहीं। वो कानून से नहीं चलेगा, फिर भी उच्चतम नैतिकता इसका पालन करेगा। और कानून तो न्यूनतम नैतिकता की बात करता है। कानून तो सिर्फ इतना ही कहता है कि आदमी को न मारो, ठीक है, वो तो प्राणी मात्र को नहीं मारेगा, ठीक है ना। लेकिन जहां तक पागल का सवाल है या अपराधी का सवाल है, वो डिफर है। बुद्धि का प्रयोग, नैतिकता का प्रयोग, कानून का प्रयोग तीनों नहीं करते हैं। लेकिन एक बुद्धि के पार जा चुका है और एक बुद्धि से नीचे है। फर्क सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो आपने स्वतंत्रता, इसके संबंध में जानकारी हासिल की है, ये आपका अनुभव नहीं है। अनुभव जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो परिदृश्य बदल जाएगा, वो नई परिदृश्य दिखाई देता है। अगर हमें मालूम हो स्वतंत्रता हमारा प्राकृतिक अधिकार, हमें 1200 साल कोई गुलाम रख लेगा?
अरे 1 मिनट कोई गुलाम नहीं रख सकता, 1 मिनट, कि मरते मर जाएंगे लेकिन नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन 1200 साल इस देश ने गुलामी देखी, और हम ये दावा करते हैं कि हम ये जानते हैं कि हम स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, ये हम जानते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो ये बात जानते हैं, और वो भी उस दशा में। क्या घोषित किया? जीवन का लक्ष्य मुक्ति, ये जीवन का लक्ष्य है। आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है? मोक्ष। ठीक है, और मोक्ष को क्या कहते हैं? मुक्ति। ठीक है, मुक्ति किसका पर्याय है? तो स्वतंत्रता का ही पर्याय है। इसका मतलब मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है, धर्म ने निर्धारित किया, वो क्या है? मुक्ति है। जितने धार्मिक पुरुष हुए वे मुक्त हो जाना, ठीक है, इसी के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे, तपस्या करते रहे, जो चाहे आप कह लें। वो काहे का प्रयास करते रहे? मुक्त हो जाने का। ठीक है ना? क्यों? उन्हें ये शरीर भी कारागार लग रहा था, क्योंकि वो ये मानते थे कि वो अलग हैं, शरीर अलग है, और शरीर में वे शरीर की सीमाओं में हैं। क्योंकि आप शरीर में है ना, आप शरीर की सीमाओं में है ना। और स्वतंत्रता या मुक्ति का अर्थ क्या है? असीम हो जाना। और जब शरीर नहीं होगा असीम, तो आप तभी होंगे। ठीक है, लेकिन इस शरीर को प्रयत्नपूर्वक नष्ट करना, ये हर धर्म ने पाप माना है। इसलिए हम इसे प्रयत्नपूर्वक नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये अनुभव करेंगे कि हम इस शरीर में बंदी हैं, और हम कुछ ऐसा करेंगे कि इस बार तो जो हुआ सो हुआ, आगे जब ये शरीर नष्ट हो उसके बाद हम किसी शरीर के बंदी न बने। इसी को मोक्ष कहा है। ठीक है ना? तो मुक्ति या मोक्ष, ये तो जीवन का लक्ष्य है, और ये कानून ने नहीं बताया, ये सबसे पहले धर्म ने बताया। ठीक है, धर्म, जो लोग उस रास्ते पर आगे बढ़े, उन्होंने ये अनुभव किया। और आप धर्म के रास्ते पर आगे न भी बढ़ो, चलो, आप उतने आगे मत जाओ, लेकिन सोसाइटी को जरा ठीक से देख तो लो, इतना तो कर सकते हो। अगर सोसाइटी को आप ठीक से देख भी लेंगे तो भी आपको यह दिख जाएगा कि स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, ये तो 6 वैरायटी अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की वर्णित हुई है। ये तो सिर्फ 6 प्रकार हैं स्वतंत्रता के। ठीक है ना? 6 प्रकारों के अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ 6 प्रकार। इन 6 प्रकारों के अतिरिक्त अनेकों प्रकार की स्वतंत्रता है। इसीलिए अनुच्छेद 21 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो ये कहेगा कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें हर प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है। वे स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 में स्थान पाई हैं, और वे सब स्वतंत्रताएं हैं जो अनुच्छेद 19 में कहीं भी स्थान नहीं पाई। और 20 इसका संबंध उस व्यक्ति से है जिस पर अपराध का आरोप है, जिस पर, ठीक है, जिसको अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, उसकी भी कुछ स्वतंत्रताएं हैं। कुछ स्वतंत्रताएं उसकी सीमित हो गई, लेकिन सारी स्वतंत्रताएं खत्म नहीं हो गई। क्योंकि स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है, आप उसे यहां तक सीमित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 22 जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया गया है, उसकी कुछ स्वतंत्रताएं सीमित हुई हैं, सारी नहीं। और वहां भी प्रक्रिया बताई है कि आप जब प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखेंगे तो किस प्रकार उसकी स्वतंत्रता को सीमित करेंगे। तो 20, 21, 22, 19 ये मिलकर स्वतंत्रता की बात करते हैं। और इसका जो ओरिजिन है कहां पाया जा रहा? धर्म में। धर्म पहली बार कहता है कि मुक्ति यह है स्वतंत्रता,
जीवन का चरम लक्ष्य स्वतंत्रता है, जीवन का चरम लक्ष्य मुक्ति है। पहली बार धर्म अनुभव करता है कि हम इस शरीर में भी बंदी हैं, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। ठीक है, कानून कतई स्वतंत्रता का जनक नहीं है, और जनक तो हो भी नहीं सकता कानून, क्योंकि कानून से पहले भी स्वतंत्रता थी। कानून यानी इस संविधान को हम कानून के तौर पर डेजिग्नेट कर रहे हैं इस समय, इससे पहले भी स्वतंत्रता थी। नहीं थी तो किसका संघर्ष हो रहा था? ठीक है, जो था, ठीक है, और हमें नहीं मिल रहा था गैर कानूनी ढंग से, उसी को पाने के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। इसलिए स्वतंत्रता दी नहीं भारत के संविधान ने, स्वतंत्रता को भारत के संविधान ने मान्यता दी है। मान्यता न भी दे तो भी स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार था, है और रहेगा। भले ही ये आपका अनुभव न हो, भले ही इसका अनुभव पहली बार धार्मिक व्यक्तियों को हुआ हो, और आपकी नजर में धार्मिक व्यक्ति बड़े ए होते हैं, जबकि आप खुद बेहद हे हो, और उन्हें हे सिर्फ इसलिए समझते हो क्योंकि उन्हें देखकर पहली बार आपको पता लगता है कि व्यक्तित्व इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा व्यक्तित्व भी हो सकता है, और उन व्यक्तित्वों की तुलना में आप अपने आप को कुछ पाते नहीं। इसलिए आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको सिर्फ इस बात की प्रेरणा देता है कि आप उनकी बुराइयां करो, बस। इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप धर्म के रास्ते भले ही ना चले, लेकिन सोसाइटी को अगर एक बार ठीक से देखेंगे तो भी दिख जाएगा कि स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, क्योंकि ये प्रकृति के प्रत्येक क्रिएशन में है। इवन जमीन, जंगल, जल, जल, जंगल और जमीन, वैज्ञानिक कहते हैं इनसे भी आप लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं। छेड़छाड़ का मतलब जिस ढंग से वो रहना चाहते हैं उस ढंग से आप रहने नहीं दे रहे। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? हम जैसे रहना चाहते हैं उस रहने के ढंग में हस्तक्षेप, यही स्वतंत्रता में हस्तक्षेप। कल भी हम टीवी में देख रहे थे, बता रहे यूरोप में, लंदन में 36 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत बड़ी बात है 36 डिग्री टेम्परेचर लंदन में होना। ठीक है, क्यों? आप जल, जंगल, जमीन से छेड़छाड़ कर रहे हो। तो प्रकृति में जो तुम निर्जीव मानते हो वो भी अपनी स्वतंत्रता से हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता, और अगर आप करते हैं तो वो भी अपने रौद्र रूप में खड़ा हो जाता है। जानवर जिनके खाने और पीने की भी कोई गारंटी नहीं है, आपके घर में आ जाएंगे तो उनके खाने पीने और केयर की गारंटी हो जाएगी, इसके बाद भी आपके घर में आना नहीं चाहते। ठीक है, आप करके देखो, वो छूट न पाए अलग बात है, लेकिन आपकी कैद में वो प्रसन्न नहीं है। और आप सोचो, आप तो जानवरों से गए बीते हो। हम तो कई लोगों को पढ़ा करते, पहुंचते हैं, उसमें लिखते हैं कि जीवन का बेहतर ढंग होना चाहिए। एक तो बेवकूफ ये भी लिख रहा था 25 जून को, और कल भी एक हमसे पूछ रहा था कि अभी कुछ हुआ है कुछ। ठीक है, हम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की बात चल रही। बोले सर वही रहता तो दिक्कत क्या थी, लगभग तो वही है। तो हमने कहा लगभग तो शासन वही है, तो अंग्रेजी रहते तो क्या फर्क था भाई? लगभग तो शासन वही है, तो अंग्रेज ही रहते तो क्या फर्क है ये बताइए। आपको इसमें फर्क ही नजर नहीं आता कि अब इन्फेक्शन नागरिक पर है, पहले दंड पर था। आपको इसमें इन्फेक्शन ही नजर नहीं आता, आपको इसमें परिवर्तन नजर नहीं आता
कि पहले आईपीसी की कार्य योजना में राज्य का हित यह सर्वोच्च था, आज व्यक्ति का हित यह सर्वोच्च है। आपको आज हमने, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन उन्हें सबसे पहले मान्यता दी, आपको यह नजर नहीं आता। और ये इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि आप कुछ देखने लायक ही नहीं हो। आपको आंख वाला अंधा कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और यह भी अनुभव किया लोगों, न किया होता तो हमने कई बार कहा कि किसी शायर ने बहुत पहले नहीं लिख दिया होता, ठीक है, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, तब होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। दीदावर तो हम सभी हैं, लेकिन अगर हमें दिखता नहीं है तो आपके दीदावर होने का क्या उपयोग? जिसे दिखता है वही तो दीदावर है, और वो तो युगों में पैदा होता है। आप अगर देख पाएंगे तो आपको स्वतंत्रता इसी का विस्तार दिखेगा। जानवर भी अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। आप तो जानवरों से गए बीते हो, और अगर नहीं हो तो आपातकाल में पूरा देश क्यों नहीं खड़ा हुआ? स्वतंत्रता का संघर्ष पूरे देश ने क्यों नहीं लड़ा? और आज भी जब गुलामी के प्रतीकों को नष्ट किया जाता है तो आपके मन में इस प्रश्न के स्थान पर हर्ष और उल्लास क्यों नहीं आता? आपके मन में प्रश्न उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ा? आपको फर्क ही नहीं दिखता। इसका मतलब गुलामी और स्वतंत्रता, इसके बीच आपको कोई अंतर नजर नहीं आता, जबकि इस अंतर को जल जंगल जमीन यानी जड़ जानवर हर कोई अनुभव कर सकता है। आप वो भी अनुभव नहीं कर सकते। आप खुद को आदमी कहते हो, ठीक है, जरा सोचिए तो। आप सिर्फ अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, क्यों? इसलिए नहीं कि आप मानते हैं ये स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, ये इसलिए क्योंकि ये है, और ये है इसलिए क्योंकि इसे ऐसा जाना गया है, और इसे जाना इसलिए ऐसा गया क्योंकि ये दिखता है, ठीक है। और जानने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना पड़ता है, और आंख ज्ञानेंद्रिय है, दिखता है, चारों ओर दिख रहा है। आप बेहोशी में देख रहे हैं, बात अलग है, बस होश पूर्वक देख लेना है, जरा आंख खोल लेनी है। आंख तो खुली ही है, लेकिन ये खुली हुई भी बंद है, बस सिर्फ देख लेना है, ठीक है। आप आंख खोलेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि वाकई स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, क्योंकि पूरी प्रकृति जो हो जाना चाहती है वो सिर्फ स्वतंत्र है और कुछ भी नहीं। स्वतंत्र होना ही चाहती है पूरी प्रकृति, जल जंगल जमीन जानवर, हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है, और उसकी स्वतंत्रता पर कुछ भी प्रतिबंध लगाया जाए वो उसका विरोध करता है, उसके विरुद्ध संघर्ष करता है, उसे कितनी भी सुविधा दी जाए गुलामी की स्थिति में उसे मजा नहीं आता। और जो ये अनुभव कर पाए उन्हीं ने लिखा, ठीक है, कि आजादी के सूखे चने गुलामी के हलवे से ज्यादा बेहतर है, वही लिख पाए, ठीक है। तुम्हारे लिए तो हलवा होना चाहिए, गुलामी का है, आजादी का, इससे फर्क ही क्या पड़ता है, ठीक है। आपने तो ये एटीट्यूड अपना रखा है, और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स ये है, लेकिन इसका आपके लिए कोई बहुत मूल्य नहीं है, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए है क्योंकि ये संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त हो रहा है। अब ठीक है, अधिकार ये अनियंत्रित नहीं हो सकता। हमने कहा था प्रत्येक शब्द की कुछ मर्यादा है, क्योंकि अधिकार है तो सबका है ना।
ठीक है ना, सबका है। तो अगर आप ठीक व्यक्ति हैं तो आप अपने अंदर यह अनुभव करेंगे कि मेरा ही नहीं है, ये सबका है। और चूंकि ये सबका है इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि दूसरे इस अधिकार का प्रयोग न कर पाए जब वे करना चाहें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सेल्फ इंपोज रेस्ट्रिक्शन, ये प्रत्येक अधिकार में अंतर्निहित रहता है, इनहेरेंट है। ठीक है ना। है क्या, कानून बहुत अच्छे लोगों के लिए बनाए गए, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि अच्छे लोगों को तो कानून की जरूरत ही नहीं है। वो तो सारी चीजें सोचकर ठीक ढंग से व्यवहार ये कर लेंगे। इसलिए दिखता यह है कि कानून बुरे लोगों के लिए, क्योंकि फिर उसमें वो उपाय शामिल किए जाते हैं। जो बुरे लोगों को नियंत्रित कर पाए, ठीक है ना। इसलिए कानून में आपको विभिन्न चीजें दिखाई देती हैं। तो अगर आदमी अच्छा है तो उसे अपने आप अनुभव हो जाएगा कि स्वतंत्रता उसका, सिर्फ उसका अधिकार नहीं, सबका है। और जब सबका अधिकार है तो उसकी स्वतंत्रता उस पर यह कर्तव्य भी रखती है, ठीक है ना। खाली अधिकार नहीं है, प्रत्येक अधिकार में अंतर्निहित कर्तव्य भी है। कर्तव्य को अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर अधिकार को कर्तव्य से अलग करेंगे तो फिर ये अधिकार से कर्तव्य जो अलग होगा ये सबके लिए हो जाएगा। और जब सबके लिए हो जाएगा तो तुम अगर मेरी स्वतंत्रता के अधिकार के उपभोग में बाधा खड़ी करोगे तो हो सकता है ये आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के उपभोग में बाधा खड़ी कर दें, ठीक है ना। और अगर आप अपने द्वारा डाली गई बाधा को इस आधार पर जस्टिफाइड करोगे कि चूंकि आप ऐसा कर सकते हो इसलिए आपने ऐसा किया, तो यह भी अपने द्वारा डाली गई बाधा को इस आधार पर जस्टिफाई करेंगे कि हम आपके साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमने आपके साथ ऐसा किया। और एक ऐसी दशा निर्मित होगी जो अधिकारों के उपभोग के संबंध में और अधिकारों के अस्तित्व के संबंध में एक खतरनाक स्थिति को निर्मित कर देगी, एक ऐसी दशा को निर्मित कर देगी जिसमें अधिकार बचेंगे ही नहीं। इसलिए यह माना जाता है कि अगर आप अपने अधिकार को भी चिरंजीवी रखना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपका अधिकार भी दुनिया में इमॉर्टल हो जाए, अनंत समय मौजूद रहे, वो अमरत्व प्राप्त करने हैं, तो जरूरी यह है कि आप ये अनुभव करो कि आपको जो भी अधिकार प्राप्त है समान अधिकार दूसरों को प्राप्त है। इसलिए आपको अपने अधिकारों का उपभोग इस ढंग से नहीं करना चाहिए ताकि दूसरे अपने अधिकारों का उपभोग न कर पाए। और अगर ऐसा होगा तो दो ही बातें, या तो आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे। भाई या तो आप अपने अधिकार का उपभोग इस ढंग से करोगे या अपने अधिकार का उपभोग इस ढंग से नहीं करोगे। दो ही बातें तो हो सकती, तीसरी बात तो संभव ही नहीं है। अगर आप करोगे ऐसा तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन अनुभव यह कहता है कि सब ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि कोई आकाशवाणी नहीं हुई कि सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अनुभव यही है
कि सारे लोग ऐसा नहीं करें, क्योंकि आज तक दुनिया में सारे लोगों ने काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसे किया ही नहीं है, इसलिए अनुभव यही है। तो जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आपसे ऐसा करवाने के लिए कि आप अपने अधिकार का उपभोग इस ढंग से करो कि दूसरों के अधिकार सुरक्षित रहें, हमें कोई व्यवस्था निर्मित करनी ही होगी जो आपको इस बात के लिए विवश करे कि नहीं, आप इसी ढंग से स्वयं को उपलब्ध अधिकार का उपभोग करोगे जिससे दूसरे के अधिकार सुरक्षित रहे। आपका कोई अधिकार आत्यंतिक नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। और गतिविधि यानी प्रवर्तन में यानी इन्फोर्समेंट में अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये ना तो एब्सोल्यूट हो सकता है ना अनकंट्रोल्ड हो सकता है। ये आप अनुभव करो, आप खुद से कर लोगे बेहतर है, लेकिन अनुभव ये कहता है कि आप खुद से करोगे ही नहीं, और जब खुद से नहीं करोगे तो हमें कोई व्यवस्था निर्मित करनी होगी जो आपको ये अनुभव कराए, और इसी व्यवस्था का नाम राज्य है। राज्य इसके लिए निर्मित किया गया, ठीक है। वो आपको मजबूर करेगा, अगर आप दूसरों के हक का ध्यान रखकर अपने हक का उपयोग करोगे तो राज्य को कोई मतलब नहीं, राज्य को फिर क्या लेना देना, आप करो, खूब करो। आप कवि हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, चिंतक हो, दार्शनिक हो, आप कुछ और करना चाहते हो तो आपकी स्वतंत्रता खूब करिए, हमें क्या लेना देना। लेकिन हमारा काम तब शुरू होगा, यानी राज्य का काम तब शुरू हो जाएगा जब आप ऐसे काम को करोगे जो दूसरों के अधिकारों के उपभोग के लिए नुकसानदेह ये होगा। तब राज्य नाम की व्यवस्था यह हस्तक्षेप करेगी और आपको वो करने से रोक देगी, ठीक है, जो दूसरों के द्वारा आपके समान अधिकार का उपभोग करने में समस्या पैदा कर सकता है। और राज्य को इसका हक होना ही चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सामाजिक अव्यवस्था जो फैलेगी और आप दूसरों को जीने नहीं देंगे, इसलिए होना ही चाहिए। लेकिन हर चीज बैलेंस करनी पड़ेगी। राज्य के संचालक प्लेटो के अनुसार, अगर प्लेटो की भाषा में बात करें तो हमेशा दार्शनिक राजा नहीं होंगे, बड़े अच्छे राजा नहीं होंगे। प्लेटो कहता था, ठीक है, कि दुनिया में सबसे बेहतर शासन कानून का शासन नहीं होता, सबसे बेहतर शासन व्यक्ति का ही शासन है, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं में दार्शनिक होना चाहिए। प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा की संकल्पना प्रस्तुत की है, उसको सबसे बेहतर विधि राज्य, सॉरी, उसे सबसे बेहतर राज्य ये माना है, विधि राज्य को उसका सेकंड बेस्ट राज्य माना है। उसका शिष्य जो अरस्तु है उसने सबसे बेहतर राज्य विधि राज्य को माना है, लेकिन सबसे बेहतर राज्य प्लेटो के मुताबिक व्यक्ति का ही, और हम प्लेटो से ही सहमत हैं, ये बिल्कुल ठीक है। कानून की तो मनमानी व्याख्या, जैसे चाहो करो। अभी हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 देखेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा कि प्रतिबंध के शीर्षक यही है। लेकिन जिस समय लेजिस्लेशन की वैलिडिटी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड की जाएगी, उस समय जज का जो अपना वैचारिक पृष्ठभूमि है वो भी जज को इस बात के लिए विवश करेगी कि वो उन्हीं प्रतिबंधों के आधार के रहते हुए किसी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल और किसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट वहां एक बात जरूर कहेगा कि जजों को ऐसा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए
कि कॉन्स्टिट्यूशन देश के शासन को चलाने के लिए है, न कि उनकी तरह सोच के लोगों के, ठीक है, उनकी तरह की जो सोच रखते हैं ऐसे लोगों की सोच के मुताबिक देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। ये देश को चलाने के लिए है और इसके अंतर्गत जो कानून जिसकी संवैधानिकता का परीक्षण वो कर रहे हैं वो उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जो उसी देश के लोगों द्वारा चुने गए हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए आपकी वे ऑफ थिंकिंग कुछ भी हो, ठीक है, आपको लेजिस्लेशंस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसको डिसाइड करते समय पर्सनल विचारों को दूर रखना चाहिए, लेकिन यह आदर्श है और जो कि कभी प्राप्त होता नहीं। पर्सनल विचार प्रभावित कर ही देते हैं। किसको? वक्तव्य को। वक्तव्य आपका लिखित है, ओरल है, इससे मतलब नहीं। तो राज्य ये राजा के द्वारा संचालित होगा। राजा आप कानून को मान लो या व्यक्ति को मान लो, कानून चूंकि इसकी व्याख्या कैसी भी संभव है, इसलिए हम भी प्लेटो से ही सहमत है कि नहीं, सबसे अच्छा व्यक्ति का शासन होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति राम और कृष्ण का शासन है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता, वही ठीक है। कानून का क्या है? इवन रियलिस्टिक स्कूल है वो तो कहता है कि कानून कुछ होता ही नहीं। भाई हम लोगों ने पढ़ा है, रियलिस्टिकों का जो दर्शन है वो क्या है? प्रतिक्रिया, रिएक्शन, वो प्रतिक्रियावादी है और प्रतिक्रिया उनमें जन्म ले रही है। काहे से? डिसीजन पढ़ पढ़ के वो ये देख रहे हैं कि कानून वही है। एक मामले में कुछ कह दिया, कानून वही है, दूसरे मामले में उससे जस्ट रिवर्स कह दिया और दोनों कानून की सीमा में है। इससे उनके मन में रिएक्शन पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि जो विधि है वो इंस्टीट्यूट में नहीं है, वो न्यायालय के निर्णयों में है और निर्णय के नाम पर न्यायालय मनमानी कर रहे हैं। ये रिएक्शन है रियलिस्टिक का। और ऐसा नहीं है कि उनकी बात में कहीं सच्चाई न हो। आप एक गोपालन देखो और मेनका गांधी देखो, जस्ट रिवर्स बात करेंगे, उस पर भी करेंगे। एक गोपालन जिस ढंग से डिसाइड है उससे क्या बोलते हैं? पिथ एंड सबस्टेंस रूल। वो सब्जेक्ट मैटर को देखकर डिसाइड है। और आज की डेट पर जो डिसाइड करने का, या यूं कहें जो मेनका गांधी डिसाइड है, वो सब्जेक्ट मैटर या पिथ एंड सबस्टेंस रूल पर नहीं है, बल्कि कानून का प्रभाव ये क्या होगा, उसकी विषय वस्तु, उसकी भाषा शैली कितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और अच्छी हो, यदि उसका लागू करने पर प्रभाव ये हो रहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है फंडामेंटल राइट पर एडवर्स इफेक्ट के कारण, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही किया जाएगा। और दोनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है। डिसाइड करने का ढंग बस बदल दिया और बात बदल गई। ठीक है, तो कानून तो कुछ भी डिफाइन करिए, कानून स्वयं में तो कुछ कहता नहीं। इसलिए व्यक्ति, इसी का शासन सबसे बेहतर है। लेकिन राम और कृष्ण युगों में पैदा होते हैं, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए अरस्तु ने विधिराज्य की बात की और प्लेटो ने भी उसे सेकंड बेस्ट ऑप्शन इसके रूप में स्वीकार किया। इस रूप में हम भी स्वीकार करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि चूंकि राम और कृष्ण हर युग में मिलेंगे नहीं, इसके सेकंड बेस्ट ऑप्शन फिर रूल ऑफ लॉ यही है। लेकिन अगर मिल सके तो फिर उससे बेहतर कुछ भी नहीं। लेकिन चूंकि नहीं मिलेंगे, इसलिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन मजबूरी में, यानी कानून का शासन मजबूरी का शासन है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और यह जब आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर नागरिक के रूप में उभर के आएंगे। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि कानून है, कानून नहीं होना चाहिए। ये बदतमीजों के कारण कानून है। अगर सब अच्छे हो जाएंगे तो कानून नहीं होगा। किसी भी समाज में कानून है, इसका मतलब ही है कि वो समाज अच्छा नहीं है। होता तो कानून नहीं होता। तो राज्य
ये स्वयं में प्रतिबंधों को यानी आप पर स्वयं इस प्रकार के प्रतिबंध अधिरोपित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य या कानून ये खुद कैसे करेगा? ये व्यक्ति तो नहीं है कि आप दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। इस प्रकार से व्यवस्था को निर्मित कर ही नहीं सकता खुद, ठीक है ना। ये तो कहा जाएगा कि राज्य व्यवस्था निर्मित कर रहा है, इनफैक्ट तो व्यक्ति ही निर्मित करेंगे। ये तो सिर्फ कहा जाएगा कि कानून व्यवस्था निर्मित कर रहा है, इनफैक्ट तो व्यक्ति ही करेंगे उस कानून के मुताबिक। और कानून के मुताबिक कानून की वो समझ लेंगे जो उन्हें समझ में आएगी। और चूंकि व्यक्ति मरणशील है, इसलिए उसके बाद दूसरा आएगा और वो उस कानून को अपने ढंग से समझ लेगा। इसलिए जरूरी है कोई कांस्टेंट व्यवस्था निर्मित की जाए जो ये बता सके कि किन दशाओं में आपकी स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। जब तक ऐसा नहीं होगा और उन दशाओं की व्याख्या करने का हक भी अधिकृत तौर पर किसी को दिया जाए कि जो कुछ आप कर रहे हो क्या वाकई उसे सीमित करना जरूरी है अन्यों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए। और अन्यों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना ये सामाजिक हित है, और आपकी स्वतंत्रता को बनाए रखना यह आपका व्यक्तिगत हित है। तो कहीं राज्य इसका संचालन करने वाले लोग मनमानी करते हुए ऐसा न करने लगे कि सामाजिक हित के नाम पर अपने निहित स्वार्थों के लिए आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर दें, और कहीं आप भी ऐसा न कर पाओ कि दूसरों के हितों का ख्याल रखे बगैर आप अपनी स्वतंत्रताओं का इस प्रकार का इस्तेमाल करो कि उससे दूसरे सामूहिक तौर पर यानी समाज के रूप में और दूसरे व्यक्तिगत तौर पर यानी व्यक्ति के रूप में प्रतिकूल तौर पर प्रभावित हो जाए, कहीं ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जाए, ठीक है ना। ये दोनों बातें सुनिश्चित करनी ही होंगी, इसलिए राज्य निर्मित किया गया। अब राज्य ही व्यवस्था को चलाएगा और राज्य ही व्याख्या करेगा कि कब आपकी स्वतंत्रता को सीमित करना है और कब नहीं करना है। तो राज्य के भी पार्ट कर दिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। और चूंकि स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, महत्वपूर्ण बात है, तो एग्जीक्यूटिव इसे नहीं बल्कि लेजिस्लेचर को यह हक दिया कि वो चाहे तो आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन अनियंत्रित नहीं। क्योंकि एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, लेजिस्लेचर के ही लोग शामिल होते हैं उस सिस्टम में जो हमने अडॉप्ट कर रखा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। इसमें एग्जीक्यूटिव में जो लोग हैं यानी सरकार में जो लोग हैं, नो डाउट वो विधायिका के सदस्य हैं, लेकिन वे सिर्फ 54-55 लोग ही अधिकतम हो सकते हैं, क्योंकि 15% का रूल है, ठीक है, 15% है, 10% है, जो भी है। लेजिस्लेचर की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं? अनुच्छेद 75 था, शायद 15% है या 15 है शायद, या 10% हो, जो भी हो भाई, वर्तमान में है ना, ठीक है। तो उतने ही लोग नो डाउट वो लेजिस्लेचर के होंगे, लेकिन उतने से लोग स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाएं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम देखेंगे स्वतंत्रताओं की जब बात चलेगी तो फिर विधायिका, तो राज्य का जो भाग अंग विधायिका है, उसे हक दिया कि वो कानून बनाकर प्रतिबंध लगाएगी, अदरवाइज प्रतिबंध नहीं लगा सकती। और प्रतिबंध भी कैसा? युक्ति संगत। और आपसे कहा गया अनेकों बार, हम लोगों ने चर्चा की कि युक्ति संगत ये गिवन सिचुएशन में होता है। जो इस समय किया जाना युक्ति संगत है, वो आपात में किया जाना युक्ति संगत नहीं है, ठीक है ना। युक्ति संगतता, रीजनेबलनेस, ये सिचुएशन में डिसाइड होती है। इट कांट बी डिसाइडेड यूनिवर्सली, जो सार्वभौमिक तौर पर डिसाइड नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता।
इसीलिए वीजीरो वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, वीजीरो वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कहा कि रीजनेबलनेस चेक करने के लिए कोई यूनिवर्सल रूल ऑफ एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो सकता। जब भी रीजनेबलनेस या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन यह डिसाइड करना होगा, तो पर्टिकुलर कानून के प्रोविजन, रनिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वो ढंग जिससे अधिकार को प्रभावित किया गया है, वो स्वयं अधिकार जिस अधिकार को प्रभावित किया गया है, वो अवधि और वो विस्तार जिस अवधि और विस्तार तक अधिकार को प्रभावित किया गया है, और साथ ही वो बुराई जिसको प्रतिबंध के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की गई है, ये सारी बातें ध्यान में रखकर रीजनेबलनेस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इसको डिसाइड किया जाएगा। देयर कुड बी नो रूल ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये वीजीरो वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कहा भी है। फिर प्रतिबंध के आधार स्टेट की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वो ये डिसाइड करे कि कब कब आपकी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जाना ये समाज के हित में यानी अन्यों के हित में ठीक होगा। ये स्टेट की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता, और चूंकि स्टेट की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए स्वयं फ्रेमर्स ने इसे उन्होंने विधायिका की मर्जी पर भी नहीं छोड़ा, स्वयं फ्रेमर्स ने यह बता दिया कि दीज आर द ग्राउंड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन इंपोज द रेस्ट्रिक्शंस। वो 2 से लेकर 6 तक ये स्वयं बता दिया। तो अब इस लाइट में हम स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे, और इस लाइट में, इस पृष्ठभूमि में जब हम स्वतंत्रता के अधिकारों को देखना शुरू करते हैं, तब हमें उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। और जब इस लाइट में हम देखना शुरू करें तो नो डाउट स्वतंत्रता एज अ होल व्यक्ति को व्यक्ति बनाने के लिए जरूरी है। जैसे गोपाल दास नीरज ने लिखा कि आदमी को आदमी बनाने के लिए स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। यहां स्याही से तात्पर्य स्याही नहीं है, यहां आंखों वाला पानी से मतलब आंखों वाला पानी नहीं है। आंखों वाला पानी मतलब आंसू, मतलब ये कि भावना चाहिए व्यक्ति में, भावपूर्ण उसका हृदय चाहिए। और स्याही मतलब शुद्ध तर्कशील, पढ़ा लिखा, जिसे तुम कहते हो, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे समाज में। उन्होंने क्या कहा, आदमी को आदमी बनाने के लिए, जिसे तुम आदमी कहते हो वो आदमी नहीं है, वो आदमी तब बनेगा, ठीक है, जब स्याही नहीं, उसके अंदर आंखों वाला पानी होना चाहिए, आंखों वाला पानी चाहिए। तो नीरज ने जो बात कही है वही यहां है, ठीक है। स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी शुरुआत तो कहीं से की जाती है ना। स्वतंत्रताओं में भी हम एक ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, और 6 स्वतंत्रताएं इतनी महत्वपूर्ण मानी गई, दोनों एज अ होल स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उनमें से भी जैसे जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन यानी उसमें ठीक से जीना भी शामिल है, लेकिन जीवन के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण जिंदा रहना है, ठीक है ना। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिंदा रहना है। अगर जिंदा रहने पर आक्रमण हो रहा है तो फिर जीवन के जो अन्य पक्ष हैं उन्हें हम फिर भी सीमित कर देंगे, सबसे पहले जीवन बचाएंगे। जैसा कोरोना में आपने देखा, लाठी मारेंगे लेकिन अंदर रहोगे, नहीं निकलोगे,
ठीक है, डंडा चलाएंगे लेकिन तुम हेलमेट पहनोगे, क्योंकि उसमें भी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जिन 6 स्वतंत्रताओं को माना वो कहां रखी? अनुच्छेद 19 में। पहले 7 थी, कालांतर में अनुभव आया कि नहीं, इनमें से संपत्ति की स्वतंत्रता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे यहां स्थान दिया जाए, इसलिए वहां से हटा दिया। लेकिन इतनी महत्वहीन भी नहीं है कि उसे सिर्फ लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव बहुमत की इच्छा पर छोड़ दिया जाए, तो उसे वैधानिक नहीं, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रखा, लेकिन फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया। ये इतनी सस्ती भी नहीं है कि उसे महज बहुमत की इच्छा पर, महज बहुमत यानी महज साधारण बहुमत की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन वहां कम से कम स्पेशल मेजॉरिटी तो है। केवल सामान्य बहुमत की इच्छा पर छोड़ दिया जाए, इतना सस्ता भी नहीं है मामला। लेकिन 6 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इन 6 में भी ये 6 सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी, देश की एकता और अखंडता, और आदमी के तौर पर नागरिक को विकसित करने के लिए ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये 6 स्वतंत्रताएं दुनिया को हम नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया से मतलब नहीं है, लेकिन दुनिया में भी वही बात, दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब हमें जिससे है वो हमारे नागरिक। ये ठीक है कि हमने आदर्श के तौर पर सर्वे भवन्तु सुखिनः ये स्वीकार किया, लेकिन ठीक है, और वो चीज हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में दिखेगी भी। वहां ये नहीं लिखा कि भारत का किसी से विवाद होने पर हम शांति का प्रयास करेंगे। हम अनुच्छेद 51 जब देखेंगे तो वहां लिखा है अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के उत्पन्न होने पर हम उनका शांतिपूर्ण समाधान निकले इस ओर प्रयासरत होंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो भावना है वही कहीं उसमें इनेक्ट है, लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की वो हमारे नागरिकों के प्रति है। इसलिए अनुच्छेद 19 जहां हम स्वतंत्रता की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, और स्वतंत्रताओं में भी सबसे इंपॉर्टेंट 6, तो हम सिर्फ नागरिकों को संदर्भ में ले रहे हैं। यदि 21 की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो 19 की 6 निकालकर अन्य की बात करेंगे, किसके? फॉरेनर्स के संबंध में, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके संबंध में। और चूंकि अनुच्छेद 19 में जिन 6 स्वतंत्रताओं को हम गारंटीड करेंगे वो जीवित व्यक्ति द्वारा ही उपयोग किए जाने योग्य हैं, इसलिए भारत के नागरिकों में भी कंपनी आदि इन स्वतंत्रताओं का उपभोग नहीं करेंगे। कंपनी, मूर्ति, विदेशी, उन्हें यह स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह स्वतंत्रताएं जीवित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य हैं, और इस सिद्धांत पर निर्मित हैं कि हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नागरिकों के प्रति है। इसलिए अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति के तौर पर मान्यता देने के लिए, ठीक है, और एक लोकतांत्रिक समाज और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसके लिए सबसे जरूरी जो मानी गई वो ये 6। और फिर इन 6 में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे टॉप पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेजिस्लेचर का कोई काम निरुद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता ये पहली क्यों नहीं है, ठीक है, कोई चांस नहीं है कि पहले पर ये रख दिया और दूसरे पर बाई चांस दूसरी आ गई, ऐसा नहीं है। सुविचारित, आप जब भी कुछ लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहले ये तय करते हो हम शुरू कहां से करेंगे। आज हम शुरुआत में कह रहे थे कि कहां से शुरू करें, बात ही नहीं समझ में आ रही, फिर हमें लगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन कहां से हो रहा है स्वतंत्रता का, यहां से बात शुरू की जाए। तो सवाल ये है कि ये जो 6 स्वतंत्रताएं कैटेगराइज हुई हैं
ये भी अकस्मात नहीं हुई है, क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये पैदा होते ही व्यक्ति के पास आती है, रोकर वो खुद को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, सबसे पहला जो परिचय भारत के नागरिक का होता है, ठीक है, किसी भी स्वतंत्रता से प्रकृति जो पहला परिचय करवाती है व्यक्ति का, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की। फिर सबसे पहले वो बोलना ही सीखता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पहला स्थान मिला। फिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कि उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, और समाज, संगठन एवं समूह इससे मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो कैसे संगठन और समूह बनाएंगे आप, लेकिन निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति पूर्वक और निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता। फिर तीसरी कहता कोई संगठन, संघ ये बनाने की स्वतंत्रता। अब शुरू होती है बात व्यापार आदि की, ठीक है। तो आपका फिर कहेगा कि व्यापार ये हो सके, इसके लिए आना जाना पड़ेगा। तो फिर अगली आती है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, क्योंकि देश एक है, ठीक है। और जब एक देश के हम नागरिक है तो हमारे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो अबाध संचरण की स्वतंत्रता, और ये व्यापार के लिए भी जरूरी है, जीने के लिए व्यापार जरूरी, तो कोई भी, ठीक है। अच्छा, निवास और बस जाने की स्वतंत्रता, वो भी देश की एकता को अनुभव करने के लिए, ठीक है, जरूरी स्वतंत्रता तो वो। और फिर उसके बाद व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो एक असेंडिंग ऑर्डर आपको दिखाई देता है। ये 6 स्वतंत्रताएं ऐसे ही नहीं बना दी गई, और फिर इन पर क्योंकि कोई स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं हो सकती, ठीक है, और अनियंत्रित ये भी नहीं हो सकती, अनकंट्रोल्ड भी नहीं हो सकती, और एब्सोल्यूट भी नहीं हो सकती, क्योंकि ड्यूटी का कॉन्सेप्ट उसमें रहेगा, क्योंकि वो आपके अलावा और सबकी भी है। इसलिए प्रतिबंध के शीर्षक 2 से लेकर 6 तक ये आपका दिखते हैं, ठीक है। और प्रतिबंध कैसा, रीजनेबल, कौन लगाएगा, विधायिका। कैसे लगाएगी, कानून बनाकर। कैसे लगाएगी, कानून बनाकर, मीनिंग देयर बाय एग्जीक्यूटिव, जैसे एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के माध्यम से रिजर्वेशन दे रही थी, अब बात नहीं चलेगी, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के माध्यम से रिजर्वेशन दे दीजिए, बिकॉज दैट इज बेनिफिशियल। नाउ यू आर गोइंग टू impose the restriction on the right of a person, then executive instructions cannot be used by the executive to get this goal, ठीक है ना। Now only legislature is competent to impose the restriction by the process of law, ठीक है ना, by enacting of a law। उस लॉ की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, रीजनेबलनेस कब होनी चाहिए, आदि आदि पर कल हम लोग बात करेंगे। कल से प्रॉपरली इसको शुरू करेंगे, देखेंगे।